बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का महवर वो शोबे हैं जो किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद होते हैं, यानी कारोबार, बिजनेस, मईशियत, इकनॉमी और टेक्नोलॉजी। आज हमारी नज़रें पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल पर मरकूज़ हैं। हम आज इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, क्या हमारा मुल्क सिर्फ माशी चैलेंजेस की दास्तान है या तरक्की की राहें इस पर खुल रही हैं या नहीं। ख़ास तौर पर हम जानेंगे कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी पोजीशन इस वक्त कहाँ खड़ी है और कारोबारी शोबे में क्या मौक़े और रुकावटें मौजूद हैं। हम ये भी देखना है कि पाकिस्तान का तेज़ी से उभरता हुआ IT सेक्टर जो नौजवानों का अज़म और कौम की उम्मीद है, क्या वाकई ही मुल्क की मैशत का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कब तक हम सिर्फ कर्ज़ों और इमदाद पर इन्हिसार करेंगे, कब तक हमारी मैशत बहरूनी दबाव का शिकार होगी और वक्त कब आएगा जब पाकिस्तान हकीकी मायनों में एक मजबूत, खुद कफील और खुशहाल माशी ताकत बनकर उभरेगा। इन गहरे अहम सवालात पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा, डायनामिक IT एक्सपर्ट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर है, बिजनेसमैन है, प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब मीरपुर खास के, CEO ग्लोबल इवेंट के और सैयद ज़ीशान हाशमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, मेंटोर है माशाल्लाह और मोटिवेशन स्पीकर है, एडवाइज़र है, TV एंकर है, एनालिस्ट है, बिजनेसमैन है और तमाम सियासी, माशी, अवामी मसाइल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और हमारे कई प्रोग्रामों की जीनत बने और बहुत सारे लोग इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम भी सोचते हैं कि आज इनको अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनसे भी कुछ सीखें और हमारे नाज़रीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी एक्टिव हो जाए और जिस तरीके से अभी काम चल रहे हैं उस काम को और अच्छे ऐसे तरीके से करने की कोशिश कर। जनाब नदीम मौलवी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ आता हूँ, कहते हैं ज़ीशान साहब कि पाकिस्तान इस वक्त मालियाती तरक्की और आलमी सतह पर कहाँ खड़ा है। इस हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि आपका शोबा जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि IT के ऊपर भी, बिज़नेस के ऊपर भी माशाल्लाह आपको अबूर है, तो हम पाकिस्तान के हवाले से ये सवाल कर लें, फिर उसके बाद मज़ीद और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और IT के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर बात करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान को अगर पिछले कोई 4-5 सालों के अंदर देखा जाए तो जिस तरह से डाउनफॉल रहा है, तो उसमें अगर पाकिस्तान के IT सेक्टर को देखा जाए तो 5 मेन टॉप पोजीशन के अंदर जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो 5वें नंबर पे है। अगर इंडिया को देखा जाए तो उसका $350 अरब का एक्सपोर्ट और बजट है और जो कि उसके अंदर वो इंडस्ट्री उनको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद सेकंड के ऊपर जब आप जाते हैं तो चाइना आता है, जिसका $250 बिलियन का एक पूरा एक्सपोर्ट का IT सेक्टर का बजट है और वो उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। प्लस उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर फिलिपाइन आता है, फोर्थ के ऊपर बांग्लादेश जो कि वो भी हमसे थोड़ा आगे 5.5 के ऊपर। पाकिस्तान जो IT सेक्टर में काम कर रहा है वो $2.5 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क कर रहा है और उसके अंदर काम चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट इतना टैलेंट है कि अगर उनको वो सर्विसेज और वो चीज़ें दे दी जाएं जो कि इंडिया, चाइना के लोगों को, चाइना के बच्चों को मिल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे के अंदर ही पाकिस्तान एक टॉप पोजीशन पे आ सकता है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में, 2 से 3 सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और जितनी भी IT की डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में आके काम करें और पाकिस्तान के टैलेंट को इन्हांस करें। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट निकलता है उस टैलेंट का सबसे पहला काम ये होता है कि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे के ज़रिए वो आगे बढ़ सके। तो वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से निकल कर किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएँ। जैसे कि अगर आप देख लें, अमेरिका के अंदर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई टैलेंट हंट के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने उसके अंदर नेशनलिटी, वीज़ा और वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो पाकिस्तान का मोस्टली जो टैलेंट था उसने उसको अडॉप्ट किया और वहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं वो बहुत लो बजट के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और पाकिस्तान में समझता हूँ कि आने वाले अगर वो सर्विसेज दी जाए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ
कि अगर आईटी सेक्टर के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज अच्छे बने हो, आईटी सेक्टर के अंदर आप छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करें, उनके लिए छोटे और आसान कर्जे दिए जाएं जिसकी मदद से वो अपना काम शुरू कर सकें। इसी तरह से एसएमईज दी जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर प्रमोट किया जाए, तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान का नो डाउट दुनिया के किसी भी आईटी सेक्टर को बीट करने की पोजीशन रखता है। चंद साहब, आप कह रहे थे कि दे दी जाए, कर दी जाए, ले ली जाए, संभाली जाए, ये सारे सवाल जो ना ये बड़े ऐसे होते हैं कि हम जो है ना अपने सर के ऊपर से उस बोझ को हटा के किसी दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, कौमी असम्बली में इजलास होता है कि यूँ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यूँ करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, करेगा कौन? सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, हम आपके फोरम से अपना मैसेज रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब आईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इंटरनेट की बेहतरीन स्पीड। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है आईटी सेक्टर का? कि पाकिस्तान की जो इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी स्लो है कि वो मीट ही नहीं करती वर्ल्ड वाइड। तो वो तमाम लोग जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उस स्पीड की वजह से सबसे बड़ा लॉस कर रहे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप यहाँ पर देखें आईटी के हवाले से इंटरनेशनली कोई भी एक्सपोज, कोई भी लोग बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी मदद आपके तहत वो काम कर रहे हैं। मैंने अभी एक सवाल दिया छोटा सा कि जो टैलेंट निकल रहा है, अगर उस टैलेंट को रोका जाए और उसको उसी तरह से तैयार किया जाए जिस तरह से वो दूसरे मुल्कों में जाके तैयार होता है, तो पाकिस्तान इतने शॉर्ट रिसोर्सेज के अंदर इतना कुछ कर पा रहा है। तो अगर वो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर दे तो वो कहाँ पे जाके खड़े होंगे? ये सवाल आपके छोड़ते जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम ऑनलाइन की तरफ देख रहे हैं कि फ़लाँ के अंदर इतने डॉलर कमा लो, इतने डॉलर कमा लो, इसके अंदर क्या हकीकत नहीं। सब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जीशान साहब बात कर रहे हैं, बाकी नो डाउट कि हम आईटी के हवाले से जिस तरह 5वें ममालिक मुल्क का कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? आपने इतनी सारे एनालिस्ट किए हैं, प्रोग्राम किए, एंकरिंग की है, और वो सारे नशो व फराज पाकिस्तान के माशियत के ऊपर आपका बड़ा अबूर है। आप क्या देख रहे हैं, इसको किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, हम जो अपने हीरोज़ हैं ना, उनको ज़ाया कर देते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, मैं नाम लूँगा, कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोप, वो जो इकनॉमिक थियरी है वो महबूबुल हक साहब का यूज़ कर रहे हैं। और एक इंडेक्स उन्होंने इजाद किया था, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। महबूबुल हक साहब का ये कहना था, जब तक इंसान तरक्की नहीं करता और हालात मुल्क के अवाम के बेहतर नहीं होते तो हम उसे तरक्की नहीं करते। और वो कहते थे कि अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उन्होंने आज भी बनाया जिसके अंदर हम बहुत नीचे हैं दुनिया के अंदर, आज भी उस इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं। और जीडीपी की जो हम बात करते हैं, इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी है, मगर HDI की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, वो बहुत ही नीचे है इंडिया की। तो बात अब यह है कि वही फिर मैं बात करूंगा, इंडिया चांद तक चला गया मगर आज तक उनके लोग नालों में रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर वो बहुत नीचे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के अवाम, आपने बड़ा सुना होगा जी, मुल्क तरक्की कर रही है मगर लोग परेशान हैं। भाई हमारा क्या हो रहा है? हम तो अभी भी गुर्बत में, महंगाई तो आज भी है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम ऊपर क्यों नहीं आ रहे? अगर जीडीपी वाकई में ही है, जैसे कि इंडिया की मिसाल में अक्सर इंडियन रिपोर्टर्स से कहता हूं, मैं कहता हूं अगर आपकी जीडीपी इतनी अच्छी है तो आप HDI के अंदर ऊपर क्यों नहीं आ रहे? HDI की अगर हम बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत से नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप देखें जहां हम बात करते हैं, तो उनके HDI इंडेक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है कि हम क्या करते हैं, तनकीद बराए तनकीद। जैसे आपका प्रोग्राम मुझे इसलिए पसंद है कि उसमें तनकीद नहीं, आपने कहा ना उस सवाल का जवाब चाहिए। तो अगर हम जवाब कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्या हम कैपिटलिज्म की तरफ आए या हम सोशलिज्म की तरफ आए? तो इसका जवाब क्या है? एज एन इकोनॉमिस्ट हम 70 सालों से हम डेवलप क्यों नहीं हो रहे? हमने कैपिटलिज्म भी आजमा दिया, सोशलिज्म भी आजमा दिया, आज दोबारा मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है कैपिटलिज्म वाली नज़र आ रही है। मगर कौन से मुल्क है जिन्होंने तरक्की की और कैसे? उन लोगों ने क्या किया, कैपिटलिज्म को और सोशलिज्म को मिला के एक ऐसी इकोनॉमिक प्लान बनाया जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों की कारकर्दगी पे नज़र रखा जाए। आज हम कहते हैं ना कि जनाब महंगाई हुकूमत की वजह से हो रही है, हुकूमत
प्राइवेट सेक्टर पे डालती है। हमारा तो ऐसा लगता है कि चोर पुलिस का सिलसिला चल रहा है। हुकूमत कहते हैं कारखानों के ऊपर हम अपने आदमी बिठा देंगे, कारखाने वाले कहते हैं हम काम कैसे करेंगे। यही हालत दुकानदारों का होता है, वो कहते हैं हम दुकान खोलते नहीं है कि 25 लोग आ जाते हैं टैक्स के हवाले से। देखिए, अब ये मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये ना कहें कि किसी के पास आप आदमी बिठा दें। अगर आप सीमेंट की इंडस्ट्री के ऊपर चेक रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एक सीमेंट इंडस्ट्री खोल के तो देखे, उसको पता तो लगे कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर फर्ज करे 100% कमा रहा है, तब उनके पास जवाब होगा जब वो अपनी बैलेंस शीट दिखाएंगे कि देखिए सारी खोली तो है, शुगर मिलें तो खोली है बहुत सारी। आप देखिए गवर्नमेंट की जो मिले हैं, जैसे हम बात करते हैं जो भी है उनके, आप अगर ऑडिट करवाएं, मैं एक मिसाल देता हूं पीएनएससी का। पीएनएससी जो कि एक इदारा ऐसा है कि जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ शिपिंग कंपनियों से compete कर रहा है और तरक्की भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप देखें एक ज़माना था यही पीएनएससी लॉस में था, अब पीएनएससी प्रॉफिट में क्यों आया? क्योंकि पीएनएससी के अंदर मैनेजमेंट ने बेहतरी की। आज हम बात करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन की, तो आज आप देखें ना, मारी गैस देख लें, ओजीडीसी देख लें, ये कंपनियां वो हैं जो हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलके चला रहे हैं। अच्छा, जहां आप एक ही कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, किसी एक की मोनोपोली पे अगर आप चले जाते हैं, क्या होता है? आज सीमेंट इंडस्ट्री क्या है? मोनोपोली है। आपके पास टोटल 24 या 26 कंपनियां हैं जो पूरे पाकिस्तान के सीमेंट की कीमतों के फैसले करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी होती, नंबर 1, वो इन 26 कंपनियों को तंग नहीं करती। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर उसमें ज्वाइन कर लेते तो भी ये आती है। फिर पॉलिसी के हवाले से बात करें, अगर पॉलिसी इस तरफ जाती है, अगर हम गवर्नमेंट को ही अगर एक सिंगल जैसे स्टील मिल्स है अगर उसको दे दिया तो उसके बाद वही वाली कहानी आती है कि भाई जो सियासी असर वसूल के जॉब्स वगैरह ये वो सब, उसके अंदर सारा डिस्टर्बिंग तो फिर आ जाएगी। पीआईए को देख लें, अगर पीआईए को अगर आप एक सिंगल देख रहे हैं, अब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो आप एक मरतबा फिर ये आइलैंड ऊपर आ जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी क्या कर रही है हुकूमत, अपने आदमी बिठा देते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। अब प्राइवेट सेक्टर बहुत मेहनत से एक कंपनी को बिल्ड कर रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, अब उसके ऊपर आप एक थानेदार बिठा देंगे तो क्या होगा, वो इंडस्ट्री को चलाने में मसले मसाइल होंगे। मगर अगर आप थानेदार ना बिठाएं, आपने अपनी एक कंपनी खोल दी, भाई अगर आप फायदे में हो या नुकसान में हो आपको पता लग जाएगा ना। एक आदमी को बिठाने से कि जनाब आप टैक्स का मालूम करें, कितना कारोबार कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। अरे भाई, कारोबार कोई एक आदमी के ऑडिट से पता नहीं लगता। आप खुद कारोबार करके देखें। अगर आप, मैं कहता हूं, अगर पीएनएससी एक जहाज चला रही है और एक प्राइवेट सेक्टर जहाज चला रहा है, तो आप पीएनएससी आके कह सकती है ना कि जनाब मैं तो इतने में चला रहा हूं, तुम कैसे चला रहे हो। इसी तरह एयरलाइन का है कि अगर पीआईए जो है इतने में टिकट्स बेच रही है और एयर ब्लू बेच रही है, मुख्तलिफ सारे जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस बेच रहे हैं, तो उनमें कंपटीशन है ना। मगर जब हुकूमत खुद के पास कुछ ना हो और एक आदमी कोई अथॉरिटी बन के आ जाता है और वो कहता है नहीं जनाब आप टैक्स बहुत ज्यादा कम दे रहे हैं, आपने ये किया वो किया, उससे क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, रिशान साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से नदीम साहब ये बात फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्लैप्स हो जाती है, तो आप तो बिज़नेस के शोबे से भी मुंसलिक हैं और माशाल्लाह आईटी के हवाले से भी और दीगर दूसरे लीडरशिप के हवाले से, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए कि जो है मैं चाह रहा हूँ वो सवालों को थोड़ा सा बिल्कुल जवाब आने के बाद फिर मज़ीद सवालों की। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सर कह रहे थे, आई टोटली एग्री, बट इसके पीछे देखा जाएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, हमारे मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ का तसलसल नहीं है। कोई चीज़ हम प्लान करते हैं, आप देखिए हर साल हम नई नई पॉलिसीज़ नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम उसको मेंटेन नहीं करते, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते। देखेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा जनाब कुछ अर्से के बाद वो चला नहीं पाया, उसको बंद कर दें, नहीं लेके आ जाए, उसी तरह की कोई नई चीज़ ले आती है। IT सेक्टर मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट इदारों की तरफ आप जाएँ, जितने प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप जाएँ, तो हमारे जो नए नौजवान हैं उन पर ट्रस्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो बाहर से लाई जाए। उन पर एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। वो जो चीज़ें चाइना बना रहा है, क्या पाकिस्तान नहीं बना सकता लो कॉस्ट के अंदर? कैसे बनाए? चाइना से एक चीज़ बन के आ रही है, वो पड़ रही है 10 रुपये की,
यहाँ पे उसकी कॉस्ट ही 10 से 15 रुपए आ रही है, तो पाकिस्तानी बच्चा कैसे बनाएगा उस चीज़ को? तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आया वो जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटी सेक्टर से या बिजनेसमैन से या प्राइवेट सेक्टर से, क्या उसके लिए आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो पॉलिसीज़ कारआमद हैं या नहीं है? अब जैसे कि सर ने कहा कि थानेदार बना के बैठा दिया, सर वो थानेदारी तो चोर है। अगर FBI प्रॉपर टैक्स की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं ना कि कौन सी चीज़ ऐसी है इस दौर के अंदर कि छुपी हुई है? सब चीज़ें ओपन है, सब जगह पे मसले मसाइल मौजूद हैं। उसमें क्या होता है कि जो जिसके पास जितना पावर है उस पावर का इस्तेमाल करता है। हमेशा पिसता कौन है? निचला तबका, मिडिल क्लास। अपर क्लास तो सेफ साइड के ऊपर बैठा हुआ है ना सर, वो सिर्फ बातें कर रहा है ना। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी ने बना दिया कि जनाब नौजवान यूथ को कर्जे दे रहे हैं, लेकिन उसका सिस्टम इतना मुश्किल बना दिया कि वो फाइलों के चक्करों में, इसके चक्करों में, उसके आखिर में बोलता है यार नहीं हो रहा, लानत भेजो यार, मैं किसी और से करके और उससे काम कर लूँ। सर इस बात को एग्री करेंगे? देखिए, बात यही है कि हमें अब सॉल्यूशंस की तरफ आना है, ठीक है। अब हमें मेरे ख्याल से एक पान वाले को भी पता है कि क्या मसले मसाइल है, दूध वाले को भी पता है और एक इकोनॉमिस्ट को भी पता है। मुझे सिर्फ हैरत ये होती है, क्या हमारे जो मौजूदा जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, क्या उनको नहीं पता? उनको भी पता है। अब हमने पॉलिसीज कैसे बनानी है, आप देखें ना, हम बात करते हैं महंगाई की, तो ये महंगाई की कोई तो कोई वजह होगी ना। कारखाने जिम्मेदार है, दुकानदार जिम्मेदार है, मालिक जिम्मेदार है, हुकूमत। सर बकौल गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि पिछले साल 2024 के अंदर जो महंगाई का रेशो था वो 23.5 समथिंग था और वो कम हो गया, अब 11.6 रह गया है। लेकिन अगर आप फील्ड में जाएं तो आपको पता लगेगा कि महंगाई हर चीज़ आसमान के ऊपर है, बोलने में और ग्राउंड रिलेटिव्स पे उन्होंने निकाल ली होगी ना। जी सर, जीशान साहब, वो जो जिसके अंदर माइनस पॉइंट है वो निकाल के दिखा रहे हो ना आपने, शायद गहरी सर आपने आप ये देखें कि वो तनख्वाहें बंदों हुकूमती की, नजरों जी से जी नहीं देखा ना आपने। जी जी आपने अपनी नजरों से देखा तो उसमें तो 23 से तो वो सर, लेकिन अगर आप जाएं तो मेंबर हुकूमती नजरों से देखा जाए तो असम्बलीज में जाएं तो तनख्वाहें बढ़ती हैं 100% से ज़्यादा, और अगर आप जाएं नॉर्मल आम तनख्वाहदारों को तो 10% या 15% बढ़ती है। वो लोग भी तो अपनी मेहनत करके इतना इलेक्शन के अंदर अपनी जान को जोखिम डाल के सब कुछ करके आते हैं, तो वो भी तो कहेंगे कि हमें भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। सर देखिए, एक तरफ आप कहते हो कुछ भी नहीं लो, वहाँ से कुछ भी नहीं करो, सारी चीज़ें आप सारा मुल्क में लगाओ, तो वो भी इस वक्त सर गवर्नमेंट जो कर रही है ना सर, वो सिर्फ क्लेम्स है ना। प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह पे सब काम कर रहा है, हर चीज़ पे टैक्स पे किया जा रहा है, हर चीज़ पे बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, कि छोटा सा, आप मुझसे सवाल करते हैं लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपके पास सारे दिन लोग आते हैं, ठीक है सर, आप एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा, आपको सारा पता है उसको मेंटेन कैसे करना है। वाई गवर्नमेंट डजंट नो अबाउट दैट कि यार गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ही नोज, दे नो अबाउट इट, बट मसला क्या अटकता है कि उनको उसको चलाना नहीं है, उनको परेशानियों में मुब्तला करके रखना है अवाम को। अवाम आपस में, अभी आप देख लें थोड़े दिनों पहले नंबर प्लेट का इशू कितना बड़ा बना, पूरा कराची, सिर्फ कराची में नंबर प्लेट चेंज होगी, पूरे पाकिस्तान के अंदर टैक्स, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सवाल का जवाब देना, कि वो आपने बड़ा सखाफत दिखाना सवाल चाह रहे किया हैं। ना, हाँ। आपने वही क्या कहते हैं, महंगाई, कारखाने, दुकानदार, मालिक कौन, हुकूमत कौन, जिम्मेदार कौन? मैं अभी छोटे से इसका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि जी आप एंकरिंग पे बैठ गए और आप हुकूमत है, आपने सवालात किया, मगर आपने कभी एंकरिंग की है? हुकूमत ने नहीं किया है। एंकर फिर अब क्या होता है कि मैं हूँ, आपको मैंने सपोर्ट किया, पैसे दिए, मैं हुकूमत में आपको लाया हूँ, मैं एक फाइनेंसर हूँ, ठीक है, मैं एक चैनल को अब खोलना चाह रहा हूँ, मुझे सारा गेम का पता है। अब मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मेरे मफाद में होगा और फिर वो कानून बनेगा। मैं इनके मफाद में वो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इनके मफाद में बता दिया तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। तो बात यह है कि हमने क्या है, हमें क्या करना चाहिए कंपटीशन में। दोबारा कहता हूं कि भाई देखें, हमने कोविड में क्यों कमाया? क्योंकि सारी दुनिया की दुकानें बंद थी, हमने दुकान खुली रखी थी। हमने कहा वाह 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 वाह, पाकिस्तान तो बड़ा तरक्की कर रहा है। उसे कारोबार नहीं कहते। आज कोविड वाला ही सिलसिला चल रहा है। हर आदमी अपने मर्जी से जो दुकान खोलता है अपनी मर्जी से कीमतें लगा रहा है। फिर हम कहते हैं यार महंगाई कौन कर रहा है? सबसे मेन चीज़ कि चेकिंग पॉइंट बहुत लूज है। इस पे गुफ्तगू करते मुझे इशारा ब्रेक का हो रहा है। नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
दफ़ा फिर कब तक इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नजीर साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा और वो सवाल का जवाब आप दे रहे थे, प्लीज़। देखिए, महंगाई कभी भी नहीं रुकेगी जब तक एक हेल्दी कंपटीशन ना हो। अगर आप किसी भी चीज़ की मोनोपोली रखेंगे तो उसकी कीमत बढ़ते हुए नजर आएगी। ये इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, हमारे यहाँ डिमांड बढ़ते हुए चले जाती है, सप्लाई को रोक दिया जाता है। आप सप्लाई को रोके नहीं, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में एक आदमी जब एक जगह पे पहुंच जाता है, या उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है, या वो खुद जो है वो ट्रांसफर होके कहीं और चले जाते हैं। तो बात ये होती है कि भाई प्रॉब्लम्स जो है ना एक तरफ नहीं है, सिर्फ हुकूमत का नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। देखें, अगर आप बिल्कुल सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे, हर आदमी कमाने बैठा है। आपने दुकान खोली, मैंने खोली, नाजरीन ने खोली, सब चाहते हैं हम कमाएं। मगर अगर हमारे कंपटीशन में कोई और खोलता है, हम बाहर मुल्कों से क्यों compete करते हैं? आज चाइना दुनिया से compete क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक कंपटीशन है। जिन मुल्कों के अंदर आप देखें कोई कंपटीशन नहीं होता है, मोनोपोली आ जाती है। हम ऑयल की बात करते हैं, सर्टन मुल्क है ना, ओपेक के नाम क्या है? ओपेक मतलब सर्टन कंट्रीज है जो कि कंट्रोल करिए सारी दुनिया का तेल। तो वही फैसला करेंगे ना, बाहर का आदमी को आगे नहीं बताएगा। हम ऐसे हो गए जैसे क्रिकेट खेलते वक्त हम यहाँ बैठे होते हैं, यार उसने प्लेयर ने नहीं बॉल सही नहीं कराई। आपने कभी बॉलिंग खुद कराई है? जहाज गिर जाता है हम कहते नहीं वो पायलट ने प्लेन सही नहीं उतारा होगा। मसला हमारी हुकूमत का ऐसे ही है। सर हमारे यहाँ पे ये भी तो एक इशू है ना कि अगर मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई जाती, कि जस्ट अभी हमने यहूदी लॉबी के हवाले से उसके ऊपर जितनी भी पेप्सी ये वो सब पे पाबंदी, अब जो दूसरा ब्रांड आया उसने देखा शॉर्ट हो रहा और उसने फ़ौरन जो है उसके रेट को भी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो ये सारी चीज़ें ना, हम इसको कहाँ कैसे, यानी हर बंदा जो है ना, हम कह सकते हैं कि सब सारा मिक्सअप। मेरी बात को प्रूफ कर दिया। देखिए, कंपटीशन हट गया, यहूदी के नाम पे उनको पीछे कर दिया। मोनोपोली किसकी हो गई? सिर्फ मुसलमानों की दुकानों की। मोनोपोली हटाना पड़ेगा, कंपटीशन हो तो फिर आप कहें कि जनाब अगर ये 100 ले रहा तो तुम भी 100 दो या तुम 90 लेके आओ। अच्छा, ये कंपटीशन हुकूमत का और प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल पे आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल कंपटीशन ही नहीं करती। आप अगर गवर्नमेंट कहे कि जनाब अपने टीचर्स को कि मुझे प्राइवेट से अच्छा रिजल्ट चाहिए और कंपटीशन करें, तो लोग, अगर गवर्नमेंट की स्कूलें अच्छी चलने लगेगी, क्या आप और मैं अपने बच्चे प्राइवेट में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। हमारा बात ये होती, या तो हम इदारे खत्म कर देते हैं या ऐसे इदारे चलाते हैं जैसे कि NGO चला रहे होते हैं, मुफ्त में खाना दे रहे। अच्छा, एक तो आपकी तरफ पाकिस्तान को एक मुस्तहकम माशी क़ुव्वत और आलमी मरकज़ के ऊपर क्या ऐसा पार्ट प्ले करना चाहिए, क्या ऐसा इकदाम उठाना चाहिए कि वो सही मायनों में अपनी, देखिए सबसे बहुत बेसिक बात यह है कि तालीम जो है, सही तालीम, सिर्फ डिग्रियां नहीं, वही कौम बनाती है। जैसे कि अभी उन्होंने बात की कि भाई बात यह है कि इसराइली कंपनीज़ को आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल कर दिया आपने अपना मंजन बेच लिया, आपने अपने रेट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, बट क्या क्वालिटी वो दे पाए? आप मुझे ये बताएं, जितने भी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं क्या हम उस तरह कर पा रहे हैं? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? तालीम की कमी। वो तालीम जो कि हमारे बड़े हमको देते थे, आज जो तालीम है वो क्या है? नकल, कॉपी कल्चर। इस सिस्टम में जब बच्चा पढ़ के आता है, अभी आप हालिया में आपको बता रहा हूँ कि सिंध के जो एग्ज़ाम्स हुए NED के अंदर, MCAT जो हुआ, सॉरी ECAT जो हुआ, उसके अंदर जो टॉप होल्डर थे, टॉप पोजीशन होल्डर, वो 20% भी पास आउट नहीं कर सके। ये ऑन रिकॉर्ड है। और वो बच्चे जो कि नीचे थे वो उससे मेरिट के अंदर आगे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर उस सेक्टर के अंदर जहाँ पे तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने लाके उन लोगों को बिठाया जो कि सिर्फ डिग्रियों की बेसिस पे थे। जब वो बैठ गए तो उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने वही डिसीजन लिए जो कि वो सोचते हैं कि हमारे फ़ायदे की क्या चीज़ है, उनको एक आवाम के फ़ायदे से कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली मार्केट में जाना है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले उनके मुताबिक अपने आप को बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, कि दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट दी जाती है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको कर्जे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर
उनको थ्रेट्स दी जाती हैं, उनको अगवा किया जाता है। वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं कि जो सिस्टम चल रहे हैं वही भी छोड़ छाड़ के चले जाते हैं ना। मैंने कई बिजनेसमैन देखे जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब शिफ्ट हो गए। तो हमें सबसे पहले एक तालीम, उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। ये सब सर क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अगर कोई गलत काम करता है तो वो जोरे बाजू पे, पैसों पे वो निकल जाता है, और फंसता कौन है? वो जिसके पास ये चीज़ें नहीं है। आप इम्प्लीमेंटेशन कर दें ये तमाम चीज़ें, फिर देखें कि दुनिया के अंदर हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। जब हमसे पिछले दौर की आप बात करें, अब हम दिखाते हैं तस्वीरें 1970s का कराची, 1950 का कराची, 1960 का कराची, तो वो इस कराची से तो बहुत बेहतर था। वो क्यों था? उसमें आप देखें, उसमें अदब, उसके अंदर रिस्पेक्ट, उसके अंदर तालीम, उसके अंदर सोशल नॉर्म्स, वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं। आज के दौर के अंदर आप देख लें वो तमाम चीज़ें चली गई, तो तमाम चीज़ें फिर अब क्या होता है, हर बच्चा ये चाह रहा है, आज का नौजवान जो चाह रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, वो चाहता है कि मैं झटपट पैसा कमा लूँ, मेरे पास हर चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरे पास ये भी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं देख रहा कि जिन लोगों ने इस मार्केट में ये स्टेटस बनाया है, उन्होंने कितने साल की मेहनत के बाद ये सिस्टम बनाया है। अब यहाँ पे आप किसी से बात कीजिए सर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डॉक्टर भी है, वो जज भी है, वो इंजीनियर भी है, वो हर चीज़ है, उसके पास हर बात का जवाब है, वो आपसे डिस्कस भी करेगा, आपसे बहस भी करेगा। सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, इस वक्त सबसे बड़ा आपका सवाल था कि सोशल मीडिया पे जो कमाई हो रही है वो हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लेकिन जो बंदे उसको समझते हैं वो उससे अर्निंग करते हैं। जो नहीं समझते, जस्ट सिंपली अपनी चीज़ों के अंदर पोस्टिंग करके, ये करके, वो समझते कि वो कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको उन्हीं की लाइन्स पे चलना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया हमसे आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर हाउसेज, IT हाउसेज ये बनाए हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग सेशंस किए। आपके यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं, वो ट्रेनिंग सेशन अवेयरनेस देने के पैसे चार्ज कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं आती। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि यार ये एक बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान ने 3.5 IT के अंदर एक्सपोर्ट किया था, $1 बिलियन, तो इस सेक्टर से कमाया जा सकता है, क्यों नहीं कमा रहे? क्यों नहीं ऐसी चीज़ें बना रहे? आपने बनाया क्या? BBS YDP, आपने बनाया नेफ्टेक, आपने बनाया, उसके अंदर आपने ट्रेनिंग सेशंस कराई। बच्चों ने क्या किया? बच्चे गए उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जैसे स्टाइपेंड के लिए। आपने कभी ये किया कि यार हज़ारों बच्चों को आपने ट्रेन कर दिया, उनको ट्रेन करने के बाद चेक किया गया क्या है वो इस काबिल थे, जो कोर्स उन्होंने किया था वो आया, एलिजिबल भी थे उस कोर्स को पास करने के, आपने उनको सर्टिफिकेट्स दे दिए। काउंटर चेक भी नहीं है, जैसे इंटर करने के बाद दिस इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, कि क्रेडिबिलिटी किसी चीज़ की भी नहीं है यहाँ पर। आपके पास अगर डिग्री है, क्यों ऐसा होता है सर कि आप पाकिस्तान की डिग्री जब हम बाहर लेके जाते हैं तो हमें वहाँ पे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, क्या आया भाई पहले तो टेस्ट करो, ये डिग्री लेके तुम आ चुके हो। तो सर मेरा जहाँ तक छोटा सा एक सिस्टम है। आपने इब्तिदा के अंदर बड़ी गहरी बात की कि 5वें नंबर पे IT एशिया के अंदर पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे है। तो जब आपकी पोजीशन है 5वें नंबर पे, जब कहीं जाता तो फिर उसकी वैल्यू भी तो उसी तरह की है, क्या नहीं? लेकिन सर बात ये ना कि इतने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के अंदर खड़ा हुआ है 5वें नंबर पे, लेकिन और भी तो दूसरे सेक्टर्स मौजूद है ना IT के अंदर, उनको तो हम चेक ही नहीं कर रहे। AI में हम काम नहीं कर रहे, हम जो है सॉफ्टवेयर हाउस मेकिंग पे काम नहीं कर रहे, हम जो है ऐप्स पे काम नहीं कर रहे। ये काम कौन करेगा? दुनिया के अंदर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें बना के देती है, उससे सिखा के निकालती है। हमारे पास कौन सी फैसिलिटी है? कोई भी चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप बाहर से पैसा मंगाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया क्या है? पेपॉल नहीं है। तो तभी तो ये लोग सारे के सारे जो यहाँ खड़े हुए हैं वो कहते हैं कि यार हम यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान से बाहर जाकर। सर करेगा कौन? हमें ही करना है ना, हम उसके लिए अवेयरनेस दें। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तानी यहाँ से मोनेटाइजेशन करके पैसा ले रहे हैं, उनको अकाउंट खुलवाने के लिए जिस मुल्क से जा रहा है, अमेरिका में, ब्राज़ील में, वहाँ पे अकाउंट खोलना है, उसके लिए उनके लिए क्या किया। इसी तरह पाकिस्तान में पेपॉल अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े इदारों के आराम से खुल जाते हैं, छोटा बंदा नहीं खोल सकता, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। छोटे छोटे कर्जे छोटे छोटे सिस्टम में दें और उसके बाद उसको इस काबिल करें कि वो बनने के बाद वो आपको वापस करे। यहाँ पे जो कर्जा लेता है वो वापस ही नहीं करता। लेकिन कर्जा तो जब मिलेगा सर, मुझे आप बता देना, आपने अपने इर्द गिर्द कितने लोगों को देखा जिनको कर्जे मिल गए?
कर्जे का सिस्टम इतना मुश्किल है कि उस सिस्टम में जाते जाते वो बोलता है इतना टाइम लगाऊंगा। तो फिर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहते थे कि वो कहाँ से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है और कहाँ पहुँचता है, कैसे पहुँचता है, कैसे तकसीम। अच्छा, जिससे वापस लेना उससे ले लिया जाता है, जिससे वापस नहीं लेना उससे कोई नहीं ले सकता। जैसे आपकी तरफ आता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये बड़ा नारा भी सुना है अपने, और माशाल्लाह इसके ऊपर अगर हम सारी चीज़ों को देखते तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। रोटी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, कपड़ा भी इसी तरह इंसान के लिए ज़रूरी है, और मकान भी इंसान के लिए ज़रूरी है। तो रोटी बहुत महंगी हो गई है, कपड़ा इस वक्त जो सिस्टम में चल रहा है आप देख रहे हैं, और मकान तो बहुत ही दूर चला गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये 70 सालों से मसला चलते चला आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ लोगों की आमदनी जो है ना वो कम है और अखराजात ज़्यादा। अखराजात ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह से महंगाई बढ़ती है लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, और हमारे यहाँ निज़ाम ऐसे ही है जैसे कि पहले 500 रुपये जो है वो जुर्माना भरा जाता था, मोटरसाइकिल पकड़ते थे तो आदमी कहता था कि यार एक काम करो जुर्माना काट लो, वो कहता था नहीं यार 300 रुपये मुझे दे दो और छोड़ दो जुर्माना। तो हम कहते थे नहीं पूरा काट भाई, 500 रुपये क्यों, हमें जिद थी 500 रुपये काटो। उन्होंने कहा तो अब धंधा नहीं हो रहा है, 5000 करो तो 500 खुद देगा। अब क्या है, जाहिर है अब वो मैकेनिज्म बन गया, हमने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया, क्योंकि 500 पे जब वो कहता था ना कि 300 मुझे दो, हम कहते थे नहीं भाई 200 मैं जेब से दे दूंगा क्योंकि इतना तो मुझे पेट्रोल लग जाएगा कुछ, मगर मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। कोई साहब आए, उन्होंने कहा नहीं सर वन वे जा रहा है 1 लाख, वो जा रहा है 5000, वो जा रहा है 25000। दुकान जो है ना चमकाए। अब आपको और गवर्नमेंट को सर इससे आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा, मगर इससे आपको अवाम से नफरत मिलेगी, अवाम की जेबें खाली कर देंगे आप, इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। इसे मामूली मत समझिए, बहुत बड़ी बात, क्योंकि जब 1 रुपया पेट्रोल महंगा होता है ना, या 8 आने, उससे भी इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग मोटरसाइकिल गाड़ियां चला रहे हैं रोडों पे। तो आपने अगर ये सिस्टम कर दिया, और अब तो नजर आ रहा है कि नहीं जी 5000 चालान, 10,000, मैं इसको दुबई बना दूंगा। भाई आप दुबई जितनी तनख्वाहें तो दें, आप दुबई जैसे ऑफिसर तो दें जो आपसे ये नहीं कहेंगे कि 500 का चालान नहीं, आप मुझे 300 में कर दें। आपके पास निजाम को बदलना, मैं अगेन कहूंगा, आप अगर चाहते हैं मुल्क को बदलना तो आपने मैकेनिज्म रख लिया, मैकेनिज्म आपके सामने प्रूव्ड हुआ है। जितने आपका चालान कम होता था, लोगों ने क्या किया, रे भाई चालान ले लो, प्रिंटेड पे है, ये ले लो चालान। अच्छा लोग कहते हैं चालान का असर नहीं होता, क्यों नहीं होता? मेरे जेब से अगर 100 रुपया, मैं करोड़पति भी आदमी हूं ना, 100 रुपया जब गिरता है क्या मैं उठाता नहीं हूं? क्या मैं चला जाता हूं? मैं उठाता हूं, कहता हूं यार मेरे जेब से 100 रुपया गिर गया। किसी बच्चे के जेब से अगर 10 रुपये भी गिरता है वो उठाता है। ये सिर्फ बातें कही जाती है और हमारे आला अफसरान को ये जाहिर किया जाता है कि सर इससे पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आएगा, ट्रैफिक लाइट सही हो जाएंगी। ट्रैफिक लाइट तो चल ही नहीं रहा है, ट्रैफिक लाइट का तो निजाम ही अलग है। मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर हम देखें ना, जैसे अभी मैं नौकरी पेशा के हवाले से गुफ्तगू करूँ तो हम जो है तनख्वाह का कोई भी इस तरीके से वो नहीं जमाते। कोई आता है, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 40,000, लेकिन कभी हमने उस बंदे से ये पूछा कि भाई आपके घर का खर्चा कितना है, आप किस तरीके से इसको मेंटेन करोगे, किससे? अब जब वो पूरी अपनी लिस्ट बना के देगा, उसमें 35,000, 40,000, 50,000 का बना के देता है, तो हम जो तनख्वाह देते हैं वो कहते हैं भाई 30,000 से हम ज़्यादा नहीं दे सकते। तो वो 20,000, 15,000 लाएगा कहाँ से? वो तो चोरी करेगा, सीधी सी बात। ये मैंने जैसे बताया ना, तो रिश्वत का एक बाजार हम लोग खुद बनाते हैं। आप किसी भी अच्छे आदमी को भी लाएंगे, वो कहेगा यार 2 लाख का चालान पे मुझे 1 लाख मिल रहा है और तनख्वाह मेरी 1 लाख है, एक गाड़ी पे 1 लाख मिल रहा है, तो व्हाई नॉट? तो फिर अगर निजी इदारों की बात बता रहा हूँ, जैसे मिसाल में उसका 40,000 खर्चा उसको दी जा रही है, 30,000 तनख्वाह, और फिर उसके बाद वो कोई ना कोई चीज़ उठा लेता है, ये कर लेता है, फिर उसको सेठ बुला के बोलता है ये क्या किया तुमने, चोरी क्यों की? तो अब वो ये नहीं देख रहा कि भाई इसका खर्चा ही 40,000 है, तो 10,000 रुपये कहीं ना कहीं से मारेगा तो सही, पूरा तो करेगा, 1 महीना चला लेगा, 2 महीना चला लेगा, तीसरे महीने क्या करेगा? वो तो मजबूर हो जाएगा, या तो फिर भीख मांगेगा या कुछ इस तरीके से अपने घर को पूरा करेगा। हमारी जो है ना जहनियत बदलनी पड़ेगी। यही पाकिस्तानी लोग जब दुबई जाके नौकरी करते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कोई चोरी नहीं कर रहा होता। क्यों? इधर मैं पाकिस्तान की बताऊं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जो नौकरियां करते हैं वो लोग क्यों एफिशिएंसी दिखा रहे होते हैं, वो क्यों अच्छा काम कर रहे होते हैं? क्योंकि वो जितना डिजर्व करते हैं उनको पे दी जाती है।
अगर आप यकीन करें कहीं पे भी आप बगैर सोचे समझे जब आप ऑर्गेनाइज नहीं होते तो करप्शन आपके प्राइवेट सेक्टर में भी आता है, प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट में आता है, और ये कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। हमें दोबारा से इसको फोकस, हमारे यहाँ पता है क्या होता है जनाब, एक मिनिस्टर जो डॉक्टर नहीं होता उसको हम हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं। अब वो मुझे बताएं कि वो कैसे फैसले करेंगे जिसका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं सर है। उसकी सियासत पूरी उसी के ऊपर डिपेंड हो रही होती है। उसने उसके बच्चों की कुर्बानियां है, उसके माँ बाप की कुर्बानियां है, वो सारी चीज़ें वो, और पार्टी के लिए उसने जान दी है। आप कह रहे हो कि उसको वजीर वो नहीं बनाए। मैं कहता हूं अगर वो डॉक्टर है और एमएनए बन चुका है उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दो। हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर्स हैं, मगर अफसोस होता है। इसी तरह अगर वो आईटी का एक्सपर्ट है, एमएनए है, उसको आईटी का एक्सपर्ट बना दो। अगर वो जिस चीज वो लेने नहीं जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे तो ये वाली मजे का तो मैकेनिज्म है ना, फरमाइशी प्रोग्राम भी तो है। मैकेनिज्म बदलना पड़ेगा, वरना क्या होगा। देखिए आज जो माशरे में जो चीजें हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ मैकेनिज्म का, वरना यही माशरे के लोग, यही पाकिस्तानी दुबई में सबसे बेहतरीन समझे जाते हैं, बरतानिया में, अमेरिका में सबसे ज्यादा कारोबार कर रहे होते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर बनता है, कोई बरतानिया के अंदर मेयर बन रहा होता है। यही पाकिस्तानी है ना हमारे। जी क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। पहली बात ये कि पाकिस्तान की बदनामी का बहुत सारा जो बोलते हैं ना कि वहाँ जाके कानून को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। आप देख लें कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी जो है जाके भीख मांग रहा है हज और उम्रे के अंदर, नाम मिलान कर रहे हैं पाकिस्तान का। इसी तरह दुबई के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसके अंदर वीज़े की पाबंदी लगी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग यहाँ से जाके और गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से जो लोग वहाँ पर जाके इस टाइम पाकिस्तानी, हम उनको पाकिस्तानी निजात कहते हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ से गए थे उनमें से कोई नहीं बना। जो उनके बच्चे पैदा हुए उधर ही पढ़े, उधर ही बढ़े, उधर सिस्टम को फॉलो किया, उनको बनाया गया। ठीक है सर, और उस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। हमारे यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी, हम सिस्टम बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करवाते, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते। अभी आपसे मैं एक छोटी सी बात करूं कि अभी मैंने कहा, उस पर मेरी बात कट गई थी कि नंबर प्लेट्स क्यों लगवानी जा रही हैं। इसके पीछे एक रास्ता कि जी सेफ सिटी कराची बनाएंगे, सेफ सिटी कराची बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही मोटरसाइकिल गुजरेगी तो उसका अगर चोरी की होगी, उसकी होगी, तो वो उसकी बार कोड से रिकग्नाइज हो जाएगी। बट पहले ये बताएं वो कैमरे लगे कहाँ, सेफ सिटी के कैमरे? उससे पहले ही आपने क्या किया, ये काम शुरू कर दिया। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था कि वो चीज़ जिसके लिए आप ये कर रहे हैं पहले उसको तो कंप्लीट कर लें। इस वक्त कराची के अंदर गवर्नमेंट नहीं लगा रही कैमरे, CPLC और CPK कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, इन्होंने क्या किया आपको पता है, जिसमें मुराद अली सोनी साहब और मोहम्मद हनीफ खान साहब ये इनके चेयरमैन और कन्वीनर हैं। इन्होंने क्या किया है कि थानों के अंदर बाकायदा तौर पे उनसे ही रूम लेके उस जगह पर ही पूरा सेफ सिटी सिस्टम लगा के कैमरे लगाएं और वहाँ से वो फॉलो करवा रहे हैं सारे। और कई ये सब प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर रहा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले अगर हम उसके ऊपर वो प्लान कर लें। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आज एक गवर्नमेंट एक प्लान करके जाती है, सेकंड जैसे दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो आते के साथ ही क्या करती है, वो जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे, अभी तो 17 साल से तो कोई भी आती जाती नहीं। सर फिर भी चेंज तो हो रहा है ना, कभी पीपल्स पार्टी आ रही है, कभी मुस्लिम लीग आ रही है, कभी पीपल्स पार्टी आ रही है। अब जैसे कराची के अंदर था पीपल्स पार्टी MQM, पीपल्स पार्टी MQM, यही आते रहे ना। तो सिस्टम में तो दोनों आ रहे हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है ना सर। वक्त बिल्कुल ख़त्म और मुझे इशारा हो रहा है कि बिल्कुल वाइंड अप करना पड़ेगा। नहीं तो कोई जुमला, कोई सवाल, क्या कहते हैं, कोई ऐसा जुमला जो मैसेज की तरफ जाए। मैं दोबारा से हुकूमत से कहूँगा कि आपका और अवाम के राब्ते के अंदर कोई बीच का इंसान नहीं होना चाहिए। आप जो अवाम से एक्सेप्ट करते हैं वो खुद भी करें। अगर आप कहते हैं किफ़ायत शारी से अवाम को चलना है तो आप भी किफ़ायत शारी से करें। अगर आप समझते हैं कि अगर आप किसी इंसान को किसी के कारखाने में या किसी के घर के अंदर दाखिल कर सकते हैं तो ये गलत है। आप अपना कारखाना बनाइए और फिर बताइए कि जनाब मैं आपसे बेहतर काम कर रहा हूँ, तब प्राइवेट सेक्टर मानेगी कि नहीं। आप खुद अपना काम नहीं कर रहे और अब आप आ रहे हैं, हुकूमत आ रही है अवाम के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर कि जनाब आप ऐसे नहीं ऐसे करें। खुदारा हम सब टैक्स देंगे, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं,
वही स्कूटर वाली मिसाल में दोबारा से कहूँगा, मजबूर मत करें कि आदमी 500 रुपए का चालान देने को तैयार है, 5,000 का या 5 लाख का नहीं देगा, और अगर देगा तो या करप्शन होगी या उस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जी जाएगी। शान साहब, मैं जैसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो आईटी सेक्टर है और जितने भी नौजवान हैं उनकी सपोर्ट के लिए तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उनमें नरमी लाएँ, और जो फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, उनके अंदर आसानियाँ पैदा करें, उनको फैसिलिटेट करें। इसी तरह कौम बनेगी, और जितना आप इनको दबाएंगे इतना ये नुकसान होगा। पाकिस्तानी कौम डिस्ट्रॉय हो रही है और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उनको सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और कोशिश की कि जिस तरीके से नदीम साहब ने बात की, ईशान साहब ने बात की, वो सिर्फ पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करने लगे हैं, और वो कहने लगे हैं सॉल्यूशन को ढूंढना, सिस्टम को बनाना, और जब सिस्टम बनेगा तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हल होती हुई नज़र आएगी। अगर हम ये मेरा तेरा करते रहेंगे और एक का इल्ज़ाम दूसरे पर ठहराते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि फ़लाँ का ये काम था, फ़लाँ ने नहीं किया, इसने ये काम करना था, इसने नहीं किया, इसी कश्मकश के अंदर वक्त गुजरता जाएगा, और जब वक्त गुजरता जाएगा तो हम जो है नुकसान की सूरत हालों को देखेंगे। तो अब हमें अपने हिस्से का काम करना है, और हमें अपनी एक पूरी टीम खुद बनानी है, और ख़ुद अपने हवाले से इतना काम करना है कि अगर हमको कोई देखता हुआ, अगर सामने किसी को देखेगा और उसके हवाले से मज़ीद और काम निखरता हुआ नज़र आएगा, अगर हम इसी चक्रों में लगे रहे कि ये हुकूमत का काम है, ये फ़लाँ का काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, तो सिस्टम उसी तरह बरकरार रहेंगे, और सिस्टम के अंदर कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं आएगी। सिस्टम के अंदर झोल आता रहेगा, और सिस्टम को अगर मुस्तहकम करना है और उसमें फुकदान को बचाना है तो हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है, और हम सब कोशिश करें कि पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ बढ़े, और एक अच्छा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, और एक ईमानदार पाकिस्तान, और एक सच्चा पाकिस्तान उसी सूरत में बनेगा जब हम अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। और अगर इस हिस्से के काम की कैलकुलेशन को हम इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर 24 घंटे या महीने के अंदर हम कोई दिन या कोई ऐसा घंटा मखसूस कर ले कि 1 घंटा जो है हमें अपने पाकिस्तान के लिए सोचना है, हफ्ते के अंदर हमें 1 दिन अपने पाकिस्तान के लिए सोचना है, ये पाकिस्तान पूरे महीने के अंदर में पाकिस्तान के लिए कितना सोचना, और जब ये सोच अच्छे परवान चढ़ेगी, मस्बत सोच की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान की सूरत में आपको नज़र आएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह चाहे तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।